बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी इमारत की बुनियाद जो है वो उसकी जो बेसमेंट है उस पे होती है। जितनी ज़्यादा किसी की भी जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही वो इमारत जो है वो ज़्यादा देर तक खड़ी रहेगी। इंसानी जिस्म की जो बुनियाद है वो उसकी जो पाँव हैं और टाँगें हैं वो हैं। जब भी आप गौर करें, जब आप बीमार होंगे या आपको कोई बीमारी लाहक होगी तो सबसे पहले जो आप महसूस करेंगे वो ये होगा कि आप ठीक तरीके से चल नहीं पाएँगे और आपकी टाँगों में दर्द होगी और आप ज़्यादा देर जो है वो रेस्ट करना पसंद करेंगे। बीमारी चाहे खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम है, चाहे पेट की बीमारी है, जो भी है। तो इसलिए सारे कहते हैं कि वो मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जब भी बीमारी की शुरुआत है वो आपकी टाँगों से होती है। अगर आपकी टाँगें मज़बूत हैं तो आपकी बॉडी मज़बूत है। आज की इस वीडियो में मैं टाँगों की भी कुछ 5, 6, 7 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करूँगा जो कि आपकी टाँगों को जो है नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी जो है वो पूरे का पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो मुतासर होता है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। ये बीमारी जो है ये अक्सरियत तो वो उन लोगों को होती है जो कि डायबिटिक होते हैं। लेकिन अमूमन ये आम लोगों को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर हो तो फिर ही आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। इसमें होता क्या है, आपको टाँगों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द हो जाती है और ये दर्द इतनी शदीद होती है कि अक्सर जो लोग हैं वो आके बताते हैं कि जी उन्होंने अपनी टाँगें जो हैं वो रस्सियों के साथ बाँधी होती हैं। अमूमन मर्द लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जी वो सारी-सारी रात जो है वो अपने बच्चों से जो है वो अपनी टाँगें जो हैं दबवाते रहे। होता ये है कि जब आपके जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ती है तो वो आपके ना सिर्फ़ सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करती है बल्कि वहाँ से निकल के आपकी नसों के ऊपर जाके असर करना शुरू कर देती है और उनको खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो टाँगों की बीमारी है वो है पेरिफेरल एडीमा, यानी कि पाँव पे सूजन आ जाना। अक्सर आप अगर बस में सफ़र करें तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं या कुछ लोग जो टाँगें लटका के बैठे रहते हैं ज़्यादा देर, वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनकी शाम के टाइम उनकी टाँगों के ऊपर जो है वो सूजन आना शुरू हो जाएगी और वो टखने से ज़रा ऊपर उसको प्रेस करेंगे तो उसके अंदर घड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये घड़ा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। होता ये है कि जो हमारी खून की बड़ी नालियाँ हैं जिन्हें हम शरेयानें कहते हैं, वो जो है खून ट्रांसफ़र करती हैं हमारे खून की छोटी नालियाँ जिन्हें हम कैपिलरीज़ कहते हैं और वहाँ से जो है वो वेन्स के अंदर और फिर वो वापस दिल की तरफ जाता है। तो ये जो खून की छोटी नालियाँ हैं जिन्हें हम कैपिलरीज़ कहते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ग़ज़ाइयत एक्सचेंज होती है टिश्यूज़ के अंदर या जिस्म के अंदर, वहाँ से जो है वो पानी लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी बीमारी की वजह से है, वो गुर्दों की वजह से है, वो जिगर की वजह से है, वो हार्ट फेलियर की वजह से है, जो कि हमारे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं, जैसे कि पीछे सैक्रम में, यहाँ पे पाँव पे, वो सोज़िश की शक्ल में जो है वो आना शुरू हो जाता है और जब आप सुबह सो के उठते हैं, तो ये सूजन जो है वो ख़त्म हुई होती है। तीसरे नंबर पे आता है टाँगों की बीमारी जिसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि बेचैन टाँगों का सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है जो कि सारी रात आपको सोने नहीं देगी। ख़ुसूसन ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि स्टार्च का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ये दर्द इतनी शदीद होती है कि ये सुबह 4 बजे आपको जगाएगी और आप जो है वो उठ के जो है वो बैठ जाएँगे और ज़ोर-ज़ोर से अपनी टाँगों को मारेंगे, लेकिन आपकी टाँगों को जो है वो चैन नहीं आएगा। आपसे अक्सर देखा होगा ऐसे लोग जो हैं वो अपनी टाँगों को जो है वो हिलाते रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको हिलाने से जो है वो टाँगों को जो है वो आराम मिलता है। चौथे नंबर पे जो टाँगों की बीमारी है वो है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, मतलब ये कि जो है वो हमारी जो वीन्स हैं उनके अंदर जो है वो खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो है ये इस वजह से होता है कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया होता है और हमारी जो वेन्स हैं वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है प्लेटलेट्स आके जमना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून जो है वो चल नहीं पाता। आपने देखा होगा ऐसे लोगों की जो है वो टाँगों
के ऊपर जो है वो बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो शाइनी होना शुरू हो जाती है और जो स्किन है वो बिल्कुल बारीक सी और पतली होना शुरू हो जाती है और आपका अगर पाँव पे ज़ख्म होना शुरू हो जाए तो वो भरना नहीं होता। ये अक्सरियत जो है वो डायबिटीज़ में जिनको शुगर होती है उनमें होता है और इनको इस क्रम की होती है कि आप उनको पाँव पे ज़ख्म भी हो जाए, कोई कीड़ा काट जाए या चींटी काट जाए तो उनको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि उनके पाँव पे कोई चीज़ हो गई। यही वजह है कि उनके ऊपर अगर ज़ख्म बन जाए तो वो ठीक नहीं होता। वजह ये है कि वहाँ पे जो है ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। वो टिश्यू जो है वो नेक्रोसिस और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो जहाँ तक आपकी जो वेन्स है ब्लॉक होती है तो वहाँ से वो काटना पड़ जाती है टांग को। छठे नंबर पे जो डिजीज़ है टांगों की उसके बारे में बात करेंगे वो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ और ये डिजीज़ जो है ये किस वजह से होती है? ये एथेरोस्क्लेरोसिस वो प्रोसेस जो कि नालियों के अंदर जो है वो सोजिश पैदा करता है जिसके बाद जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल जाके लगता है, उसके बाद जाके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है वो हमारे खून के खुलिये लगना शुरू होते हैं, नालियाँ सख्त हो जाती है, खून की सप्लाई उनमें ठीक नहीं रहती, थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली जो है वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये अमूमन हाई ब्लड प्रेशर जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, जिनका जो है और बड़े मसले मसाइल हैं उनमें होती है। जितना दिल से दूर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा उतनी ही आर्टीरियल सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी, वो दिल को उतना ही ज़ोर लगाना पड़ेगा और उतना ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आखिरी नंबर पे जो टाँगों की बीमारी है, जो कि हमें वीक करती है वो है सार्कोपीनिया। जैसे-जैसे हमारा उम्र बढ़ती है, जैसे ही हम 50 क्रॉस करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं उनकी ग्रोथ होना कम होना शुरू हो जाती है और मसल्स जो हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं और ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, ये नहीं है ये किसी बीमारी की वजह से। बीमारियाँ भी होती हैं जिनमें सार्कोपीनिया होता है, लेकिन ये जो है ये नेचुरल है कि आपकी जो जिस्म है वो कमज़ोर होना शुरू जो हो जाता है और मसल्स घुलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक-एक स्टेप वाइज़ बताता हूँ कि ये सारी बीमारियाँ जो हैं ये आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूरोपैथिक पेन्स। अब न्यूरोपैथिक पेन्स जो है वो ज़्यादातर मीठे की वजह से शुगर वाले लोगों को होती हैं जिनको शुगर ज़्यादा होती है। तो इससे बचने का सिंपल सा तरीका है कि आप लो कार्ब डाइट पे चले जाएँ, मीठा जो है वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। इसके साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, मतलब ये कि कुछ देर का रोज़ा रखें 10 से 12 घंटे का और उसके बाद जो है वो आप हाई प्रोटीन डाइट लें जिसमें फ़िश है, चिकन है, ये इस्तेमाल करें। इसके साथ आप कुछ मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बी1 बेनफोटामीन जो है उसका ड्रामेटिक जो है वो इफ़ेक्ट है। इसके साथ आप अल्फ़ा लिपोलिक एसिड इस्तेमाल करें, ये जो है ड्रामेटिक हैं जो न्यूरोपैथी को रिवर्स करते हैं। तो आपकी इससे जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो जो है बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ-साथ लोग जो हैं वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स भी खाते हैं जैसा कि जो है वो गाबापेंटिन है या डुलोक्सिटीन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इससे भी बहुत अच्छा जो है वो न्यूरोपैथी में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ कोशिश करें कि कैल्शियम ऑयल का जो है वो अपनी टाँगों के ऊपर मालिश करें ताकि मसल्स जो हैं वो हीट में रहे और उनकी ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल एडीमा जो है, पेरिफेरल एडीमा की बहुत सारी काज़ेज़ हैं जैसे कि जिगर की वजह से है, गुर्दों की वजह से है और हार्ट फेलियर की वजह से। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं तो अपना शुगर ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करें। नमक का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें और अपने आप का जो पोटेशियम का इस्तेमाल है वो बढ़ा दें। एक नॉर्मल इंसान में जो पोटेशियम का लेवल है डेली का वो 4700 मिलीग्राम तक है। अगर आप ये लेवल अचीव करते हैं तो किसी भी सूरत जो है वो पेरिफेरल एडीमा आपको नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है क्या गुर्दे के मरीज़ जो है वो इतनी मिकदार में पोटेशियम ले सकते हैं? तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में जो है वो पोटेशियम जो है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। हार्ट ब्लॉक में लोग चले जाते हैं। तो अगर आप गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं और आपका क्रेटिनिन या ईजीएफआर जो है वो बिलो 60 है,
तो फिर आप जो है वो पोटेशियम जो है वो अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वैसे भी जो है ऐसे लोग जो है वो नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ऐसे लोग जो कि स्टार्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, उसके अलावा जितनी बेकरी आइटम्स हैं, ये केक वगैरह, इनमें अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें या ये पैकेट के जितने भी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एडिड शुगर या स्टार्च। तो ये जो स्टार्च है ये बहुत ज़्यादा जो है शुगर होती है, जो कि फ़ौरन जाके जो है वो हमारी जो शुगर की स्पाइक है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको जो ये रेस्टलेस लेग के पेशेंट होते हैं उनमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपने अपने स्टार्च को कंट्रोल करना है और जो है आपने थोड़ी-सी एंटी डिप्रेसेंट ऐड करनी है, वो भी किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के साथ। और उसके साथ जो है आप थोड़े से मल्टीविटामिन बी1 के कॉम्प्लेक्स जो है, बी12 है और आयरन है, उसको ऐड करेंगे अपनी खुराक में। सब्जियाँ, पालक, शिमला मिर्च वगैरह, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आजकल नट्स जो है अखरोट और बादाम इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये रिवर्स हो जाएगी। दूसरे, अब जो मैंने आपसे बात की कि क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी और एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है, ये दोनों जो है मिलते-जुलते हैं। अब ये किस वजह से होते हैं? ये हमारा जो क्लॉट आ जाता है उसकी वजह से होता है। तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एक तो आप जो है खाली पेट जो है वो नींबू पानी इस्तेमाल करें। उसके साथ अगर आप जो है सुबह टाइम अदरक, दालचीनी का कहवा और उसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो आप एक आधा लौंग इस्तेमाल कर लें और उसको अच्छी तरह बॉयल करके थोड़ा-सा जो है उसमें लेमन ऐड करें। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो शहद का इस्तेमाल करें, तो आपकी खून की नालियाँ जो है वो ड्रामेटिकली जो है वो ओपन हो जाएँगी। आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इसके साथ अगर आप जो है वो लहसुन का इस्तेमाल करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप खून पतला करने वाली एस्पिरिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं गोलियाँ, तो लहसुन का इस्तेमाल जो है वो अपनी जो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से वो पूछ के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से खून बहुत ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ आप अपने पाँव की जो एक्सरसाइज़ है उसको बढ़ा दें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए। इसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ भाग के चढ़ सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लड सप्लाई जो आपकी टाँगों में है उसको बढ़ा देगी, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी और जो है आपकी न्यूट्रिशंस और ग़िज़ाइयत जो है वो ऑटोमैटिकली जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गर्म पानी में काफ़ूर के 1-2 टुकड़े डाल के उसमें पाँव भिगो के रखने से भी जो है आपकी जितने ये न्यूरोपैथिक पेन्स हैं ये ठीक हो जाएगी और आपकी आर्टेरियल सप्लाई जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आखिर में मैंने आपको बताया था सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको इन्हिबिट करने के लिए या रोकने के लिए आप जो है वो टाँगों की वर्जिश करें। सुबह उठ के जो है वो आप अपने सोलियस मसल्स, जिसे हम सेकंड हार्ट बीट कहते हैं, उसके लिए आप जो है समझ लें उठक-बैठक कर लें 8-10 दफ़ा। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने फुट की मूवमेंट को पहले इन्वर्टर मतलब अंदर की तरफ करें हाथ से पकड़ के, फिर 3 दफ़ा बाहर की तरफ करें। इस तरह जो आपके जो काफ मसल्स हैं, जिन्हें हम सेकंड हार्ट कहते हैं, जिनमें सोलियस पंप है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ-साथ अगर आप साइक्लिंग करेंगे तो आपके साइकोपीनिया का जो प्रोसेस है वो काफ़ी जो है वो स्लो हो जाएगा। जो कि 50 के बाद शुरू होना था वो 70-75 के बाद शुरू होगा। तो नाज़रीन, मैंने आपको टाँगों की कुछ बीमारियों के बारे में बताया जो कि आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रही हैं, और उसके साथ-साथ मैंने आपको कुछ उनके हल के बारे में भी बताया जिन पे अमल करके ना सिर्फ़ आप अपने पट्टों को बचा सकते हैं, टाँगों को बचा सकते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई बेहतर कर सकते हैं और अपने जिस्म को जो है वो बचा सकते हैं बीमारियों से। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।